नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरिजन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का। इसके बीच में क्या, इन दोनों पोस्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। वन बाय वन क्वालिफिकेशन, टर्म, ड्यूटीज एंड फंक्शंस, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज की बात करेंगे हम। तो करते हैं वीडियो को शुरू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 165 ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो होल कंट्री का, हमारे इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सरल भाषा में कहें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो इंडिया का, या कहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में चलने वाले सभी केसेस को लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या एनी अदर कोर्ट में, इंडियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है। इसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की बात करें तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एक स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, एक स्टेट का। ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। तो यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट का गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य का राज्यपाल अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को। तो क्या प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? नहीं। कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज हैं। जो व्यक्ति उन क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटीज को पूरा करेगा उसी व्यक्ति को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या गवर्नर अपॉइंट कर सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो क्या क्वालिफिकेशन है बारी बारी से जानेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए ऐसा व्यक्ति बन सकता है जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। सुप्रीम कोर्ट का जज। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या क्वालिफिकेशन है? पहली क्वालिफिकेशन ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में, 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो, उसे किसी हाई कोर्ट में जज का एक्सपीरियंस रहा हो 5 साल का। या फिर अगर वो जज नहीं रहा 5 साल के लिए, अगर वो एडवोकेट रहा है किसी हाई कोर्ट का 10 साल के लिए, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की क्वालिफिकेशन रखता है। अगर वो हाई कोर्ट का 5 साल के लिए जज भी नहीं रहा, वो एडवोकेट भी नहीं रहा 10 साल के लिए, और अगर वो प्रेसिडेंट की नजरों में, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक एन एमिनेंट जूरिस्ट है, वो विद्वान है, एमिनेंट जूरिस्ट, यानी वो कानूनी मैटर्स में, लीगल मैटर्स में बहुत बड़ा विद्वान है, स्पेशलिस्ट है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की भी एलिजिबिलिटी रखता है। जो जो व्यक्ति ये क्वालिफिकेशन रखते हैं उन्हीं व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अपॉइंट करता है एज एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
इसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनने की क्या क्वालिफिकेशन है? तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट वही व्यक्ति बन सकता है जो एक हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। तो हाई कोर्ट का जज बनने की क्या क्वालिफिकेशन है? पहली क्वालिफिकेशन यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, या फिर वो 10 साल के लिए किसी जुडिशियल ऑफिस में रहा हो, यानी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, हाई कोर्ट में नहीं रहा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में जज रहा हो, या किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, वो व्यक्ति भी हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता है। यानी कि वो हाई कोर्ट का जज बनने की भी क्वालिफिकेशन रखता है और वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बनने की भी एलिजिबिलिटी रखता है। तो जो जितने भी लोग ये क्वालिफिकेशन रखते हैं, उनमें से किसी एक को एक राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट कर सकता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी टर्म की, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या टर्म होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर कितने समय के लिए रह सकता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, कितने साल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं किया गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की का क्या टाइम पीरियड होगा। यह टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पर, यानी प्रेसिडेंट जब भी चाहे एट एनी टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकता है, उसके पद से हटा सकता है। इसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की टर्म की बात करें तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इसका भी कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये भी टोटली डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल पे डिपेंड करता है। यानी गवर्नर जब भी चाहे एट एनी टाइम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को उसके पद से रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। तो अब बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की ड्यूटीज की बात करेंगे, ड्यूटीज एंड फंक्शंस। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो पूरे होल कंट्री का, इंडिया का चीफ लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। तो चीफ लॉ ऑफिसर होने के नाते उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ फंक्शंस हैं। तो वो क्या है? वो है कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन लीगल मैटर्स से रिलेटेड जो लीगल मैटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंपे हैं। दोबारा बताते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल मैटर्स से रिलेटेड वो लीगल मैटर जो लीगल मैटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंपता है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट लीगल करेक्टर की जो भी ड्यूटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंपता है, वो ड्यूटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के लिए निभानी होगी। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एनी अदर लॉ या अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा जो भी ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सौंपी गई हैं, उनको भी पूरा करने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होगा। इसी तरीके से बात करें अगर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की, तो उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या फंक्शंस हैं। क्योंकि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट चीफ लॉ ऑफिसर होता है एक स्टेट का, तो एक चीफ लॉ ऑफिसर होने के नाते उसकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वही है एडवाइजरी नेचर का, कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एडवाइस करेगा
गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को उसके लीगल मैटर्स, वो लीगल मैटर्स जो गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को सौंपता है, उन लीगल मैटर्स से रिलेटेड एडवाइस कर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को एडवाइस करने का काम एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का होगा। इसी तरीके से अगर सेकंड जो ड्यूटी है वो है कि गवर्नर जो जो भी लीगल करेक्टर की ड्यूटी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को लगाएगा, वो ड्यूटी निभाने का काम भी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का होगा। इसके अलावा किसी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी अमेंडमेंट के द्वारा या किसी लॉ के द्वारा, कोई पुराना लॉ या अभी आया नया नया लॉ, उसके द्वारा जो जो भी ड्यूटी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को लगाई दी गई हैं, सौंपी गई हैं, उनका भी को भी पूरा करने का काम किसका है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का है। तो अब बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की क्या उसके राइट्स हैं। तो कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कुछ राइट्स मिले हैं। तो वो राइट्स क्या हैं? फर्स्ट राइट है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन इंडियन टेरिटरी, यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर, भारत क्षेत्र के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाग ले सकता है, वहां बैठ सकता है, वहां पेश हो सकता है, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में केस लड़ सकता है। ये उसको अधिकार मिला है। ठीक है। सेकंड जो राइट है वो है राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटीज, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के अंदर, दोनों सदनों के अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स में वो भाग ले सकता है और वहां भाषण दे सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार केवल और केवल वहां जनता द्वारा चुने हुए सांसदों का होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होगा। ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उसकी क्या राइट्स हैं? तो उसको भी अब कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज निभानी होती हैं एक स्टेट के अंदर। तो फर्स्ट जो राइट है वो है एंटाइटल टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा, पंजाब, एक स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के अंदर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पेश हो सकता है, भाग ले सकता है, बैठ सकता है, भाषण दे सकता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का केस लड़ सकता है। सेकंड जो राइट है वो है राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी एक स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर या विधान परिषद के दोनों सदनों के अंदर, दोनों हाउसेज के अंदर वो भाग ले सकता है और वो भाषण दे सकता है, लेकिन यहां पर भी उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार केवल और केवल विधायक का है, एमएलए का है। तो राइट्स के बाद हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के क्या प्रिविलेजेस हैं, उसकी क्या इम्यूनिटीज हैं। तो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज जो हैं वो सेम रहेंगी जो एक एमपी की होती हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक एमपी के बराबर की होती हैं। ठीक है। ऐसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, उसकी जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज होती हैं वो एक एमएलए के बराबर होती हैं, सेम एज एमएलए। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस